तो बैक टू द पेपर, ये हम लोग कर रहे हैं मई जून 18 वेरिएंट 32। दो क्वेश्चन, तीन हो चुके थे, दो वो मैं दोबारा करवा रहा हूँ। हाउ इज सोशल कॉस्ट कैलकुलेटेड? ऑप्शन सी, सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट जो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स देते हैं, यानी प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक्सटर्नल कॉस्ट पोल्यूशन, कंजेशन वगैरह, उनको जमा कर लो, सोशल कॉस्ट बन जाती हैं। सोशल बेनिफिट पूछता तो प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स कैलकुलेट करना। कोई मिसिंग फिगर कभी कभी वो दे देता है, सोशल कॉस्ट दे दी, प्राइवेट कॉस्ट दे दी, और कहता है एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सोशल कॉस्ट दोनों को मिला के बनती है, तो सोशल में से प्राइवेट निकाल दें, एक्सटर्नल बन जाएगी। सोशल में से एक्सटर्नल निकाल दें तो प्राइवेट बन जाएगी। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। Which policy is not aimed at correcting inefficiency in resource allocation? Marginal cost pricing is to achieve allocative efficiency, तो वो तो रिजेक्ट हो गया। Permits restricting the pollution of rivers by private firms, ये भी एक मार्केट फेलियर है। इससे भी allocative inefficiency हो रही होती है, ओवर एलोकेशन हो रही होती है उस चीज़ में जो धुआं शुआं फैला रही है। सोसाइटी चाहेगी कम बने, एक्सटर्नल कॉस्ट की वजह से सोशल कॉस्ट ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट, तो सोसाइटी चाहेगी कम एलोकेट हो रिसोर्सेज। इसमें भी मार्केट फेलियर में इंटरवेंशन है। तो एम इज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एट जीरो प्राइस, ये भी एक मार्केट फेलियर है। ये सिरे से बनती नहीं है बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो इस केस में मिसिंग मार्केट बन रही होती है, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी बहुत बड़ी सारी आ रही होती है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्म्स रिक्वायरिंग फर्म्स टू पे अ मिनिमम वेज। यहाँ एफिशिएंसी एम नहीं है, इक्वालिटी, गरीबों की हेल्प करना इज द एम। नंबर 3 मेरा बेटा, तसल्ली से इंशाल, ये भी एफिशिएंसी में से क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह देखें। Table shows some of the costs and benefits in million dollars associated with a road building project. Both a government department and a profit maximizing private firms are considering building the road. Who would be willing to build the road? Private sector, private cost and private benefit compare करेगा। अगर private benefits ज़्यादा हैं तो yes to the project. Government social benefits and social cost compare करेगी, और जो ज़्यादा है अगर social benefit तो yes to the project. तो take your time. सर गवर्नमेंट तो जरूर करेगी। बहुत अच्छे। प्राइवेट बेनिफिट्स कैसे निकालें थे? अभी आपको समझाया है। आपको सोशल बेनिफिट्स भी दिए और एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी। सोशल में से एक्सटर्नल निकाल दो, बाकी क्या बच जाएंगे? प्राइवेट बेनिफिट्स, ठीक है ना? ठहरे, अगर आपको भी इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है तो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। आई नो यू कैन। एक बिल्कुल ठीक है, आप पहुंच गए थे, लेकिन जस्ट आई वांट टू बी 100% श्योर कि सब बच्चों को आए। अब देखो बच्चे, हमने देखना होता है गवर्नमेंट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहेगा कि भाई सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो हमारे पास ऑप्शन अभी आ जाएगी। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ट्राई टू, यस दिस इज माय पेन। ये देखो, गवर्नमेंट का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA क्या कहता है कि सोशल बेनिफिट्स में से सोशल कॉस्ट निकालो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यस टू द प्रोजेक्ट। सोशल बेनिफिट्स कितने हैं जी? 550 उसने दे दिए हमें साफ साफ। सोशल कॉस्ट कितनी है? प्राइवेट 450, एक्सटर्नल कॉस्ट 75, मिला के 525। तो नेट सोशल वैल्यू या नेट सोशल बेनिफिट इज 25 पॉजिटिव। दे विल से यस, तो गवर्नमेंट विल डेफिनेटली बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। प्राइवेट सेक्टर वो करते हैं जी फ्री मार्केट। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट बेनिफिट्स में से प्राइवेट कॉस्ट निकालते हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यस टू द प्रोजेक्ट। प्राइवेट बेनिफिट्स कितने हैं जी? सोशल बेनिफिट्स का फॉर्मूला है प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल, तो सोशल में से एक्सटर्नल बेनिफिट्स निकाल दो तो बाकी प्राइवेट बन जाएंगे। 550 माइनस 50, प्राइवेट बेनिफिट्स आर 50,
sorry, 550 minus 50, 500 are private benefits, जबकि private cost 450 है. इनको तो 50 पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑफ कोर्स yes to the project. So option A, both would be willing to build it. Inshal, 100% clear? Yes, sir. एक स्क्रीनशॉट लेने दें इसका ताकि फॉर्मूला याद रहे. Sure. ठीक है. Okay जी, back to क्वेश्चन. अब ये मोस्ट प्रोबेबली आपका कंज्यूमर बिहेवियर से होगा या एक आता एफिशिएंसी का, और एफिशिएंसी का आ गया एक और. सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट आसान. विच कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट एट आउटपुट Q1? प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट में डाइवर्जेंस नजर आ रही है, तो क्या सीन है? Sir, B. Negative externality, external cost, harmful effects on third party. The vertical distance between the two will be the negative externality. Why not specific tax? Inshallah. Sir, taxes तो externalities को remove करने के लिए होगा. हाँ, लेकिन उससे भी तो शिफ्ट होता था. प्राइवेट से सोशल कॉस्ट बन सकता था अगर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड की जाए, क्योंकि बेटे ये शिफ्ट नॉन पैरेलल है. ये एड वलोरम टैक्स लगा हुआ है, नॉट स्पेसिफिक. स्पेसिफिक से बराबर शिफ्ट होता है. समझ आ गई बात? एड वलोरम से नॉन पैरेलल शिफ्ट आता है. ठीक. या तो इसलिए वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाता है. वैसे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वैसे ही ठीक था. व्हाट वुड नॉट अफेक्ट द बजट लाइन ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी शिफ्ट नहीं करेगी, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी. बजट लाइन क्यों शिफ्ट होती है इंशाल? या इनकम चेंज हो या फिर प्राइसेस चेंज हो गुड्स की. सर ए होगा. ए, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑन द कर्व, वो गुड एक्स या वाई ज्यादा ले तो बजट लाइन पे मूवमेंट अलोंग द कर्व आएगी, शिफ्ट नहीं होगी. ये सेम इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स डिमांड कर्व हर चीज में चल रहे होते हैं. डायग्राम शोज द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट. व्हाट इज मैक्सिमाइज्ड एट एक्स. तसल्ली से देखना डिमांड कर्व कौन सा कर्व है और वहां पे क्या मैक्सिमाइज हो रहा होता है जब वो जीरो हो जाता है. क्योंकि वो क्वांटिटी एक्सेस पे वो इसलिए टोटल यूटिलिटी. ठीक है. डिमांड कर्व इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और एक्स पे MU जीरो हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमाइज हो रही होगी. हमने एक ग्राफ भी बनाए हुए थे. जब तक MU पॉजिटिव है टोटल बढ़ रहा होता है स्लो स्पीड पे. जब MU जीरो टोटल मैक्सिमाइज. जब MU नेगेटिव होता है तो टोटल भी गिरता है. तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड where MU is zero. Demand curve is basically the MU curve. Totally clear, Inshal? Yes, sir. Let's move on to a king demand curve now. Diagram shows firms' cost and revenue curves. Which features are associated with the diagram? King demand curve क्यों आता है? Simply ये पूछ रहा है. बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर ओलिगोपोली का आता बच्चों को तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यस, मेजर फीचर इसका सबसे बड़ा है इंटरडिपेंडेंस, जिसकी वजह से प्राइसेस रिजिड हो जाती हैं. फर्म्स डरती हैं प्राइस कट करने से या बढ़ाने से. एक बार जरा बाकियों के लिए बता दूं, अपर हाफ ऑफ द डिमांड कर्व इज इलास्टिक, जहां प्राइस पी है. टेम्पटेशन इज टू कट द प्राइस टू रेज रेवेन्यू. ओलिगोपोली के assumption के मुताबिक अगर एक फर्म प्राइस कट करे बाकी सब भी कट करेंगे और डिमांड कर्व इनइलास्टिक हो जाएगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा. प्राइस गिराने से इनइलास्टिक डिमांड कर्व में रेवेन्यू गिर जाता है. MR थोड़ी देर के लिए गायब होगा, जब वापस आएगा तो वो भी इनइलास्टिक हो चुका होगा. प्राइस बढ़ाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, एक तो रेवेन्यू वैसे कम और ना ही कोई फॉलो करेगा तो रेवेन्यू गिर जाएगा, ना कोई और फर्म प्राइस बढ़ाएगी. उसके मॉडल का assumption है. तो क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइसेस टिकी हो रही हैं पी पे, प्राइसेस रिजिड क्यों हो रही हैं? इंटरडिपेंडेंस की वजह से. फर्म्स आर एस्टिमेटिंग व्हाट आवर राइवल्स आर गोइंग टू डू एंड देन मेकिंग डिसीजंस. इसलिए प्राइसेस एंड आउटपुट चेंज नहीं कर रहे. नंबर 8. In the year ending July 16, airline fuel prices fell by 20.4%, while the price of passenger aircraft increased by around 1.1%. Assuming no other changes in passenger airline industry, what was the outcome for fixed cost and variable cost? इंशाल फ्यूल आपके हिसाब से वेरिएबल है या फिक्स्ड कॉस्ट है?
सो वेरिएबल होगा। वेरिएबल हर फ्लाइट पे लगाना पड़ता है। एयरक्राफ्ट अगर एक ले लिया तो क्या हर फ्लाइट के लिए नया एयरक्राफ्ट चाहिए या वही चलता रहेगा? सो वही चल तो फिक्स्ड होगा। तो क्या हो रहा है जी आंसर? सर सी। सी, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, फिक्स्ड इंक्रीज हो रही है। तो कीप इट वेरी सिंपल एंड लाइफ विल बी इजी। Number 9. Which feature of production would make it more likely that an industry is a contestable market? Simple by definition question है। अच्छा, स्ट्रेट आंसर नहीं है, थोड़ा सा कुछ ढूंढना पड़ेगा। होना क्या चाहिए? बैरियर्स टू एंट्री ना हो या बहुत कम हो। यस इंशाल्लाह। सर कॉस्ट कम होगी। फिक्स्ड कॉस्ट कम तो बैरियर कम, संक कॉस्ट कम हो जाती है ना। आपका इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा कम, आपने रेंट पे लिया है, आपने खरीदा नहीं है। तो जो फिक्स कॉस्ट जिस इंडस्ट्री में हो वहां पे बैरियर्स टू एंट्री बहुत कम होते हैं। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? नो सर। गुड। बाकियों को जरा एक बार देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट विल क्रिएट बैरियर्स टू एंट्री, कंज्यूमर्स लॉयल है, नई फर्म्स के आने का चांस कम। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री शेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो तो बड़े टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस और बड़े महंगे इक्विपमेंट्स वगैरह ले सकेंगे रिसर्च के लिए, तो उससे भी बैरियर्स बन जाएंगे। मार्केट राइवल्स टू एम टू रिड्यूस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इससे यस बैरियर्स कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन लो फिक्स कॉस्ट आर वेरी लो बैरियर्स। ऐसे बिजनेसेस में जैसे छोटा सा रेस्टोरेंट बनाना, टेक अवे वगैरह, वो बहुत ज्यादा फर्म्स आ जाती हैं, कंटेस्टेबल मार्केट बन जाती है। एन एग्जांपल ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, सिंपली जब बिजनेस एक स्टेज पीछे जाके अपना करंट सप्लायर को खरीद लेता है या उससे मर्ज कर जाता है। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है? सर बेकरी बाइंग अ व्हीट फार्म, एक स्टेप पीछे जाके अब उनके पास अपने केक्स एंड बेक्स के लिए अपना व्हीट होगा। तो ये है बैकवर्ड वर्टिकल, सेम इंडस्ट्री वन स्टेज बैक। ये कौन सी है? बी, अ कार मैन्युफैक्चरर बाइंग अ कार शोरूम। इंशाल्लाह। फॉरवर्ड हो। वर्टिकल फॉरवर्ड, सेम इंडस्ट्री वन स्टेज अहेड। अ वाइन यार्ड बाइंग एन एप्पल ऑर्चर्ड, ये कौन सी है? सर एप्पल ऑर्चर्ड जो है उसका ताल्लुक होता है वाइन यार्ड से। आप मुझे बताएं, वाइन बनती है ग्रेप से, एप्पल बनता है जूस के लिए, तो उसका तो कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। सो दीज आर conglomerate या lateral integration, totally different industry and different stage of production वगैरह। एक बैंक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से मिल रहा है। टू राइवल सुपरमार्केट्स जॉइनिंग टुगेदर, ये हो जाएगी दो कंपेटिटर्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। सॉरी, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम स्टेज सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन सेम इंडस्ट्री। तो ये बड़ा आसान सा है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तो डिटेल में पढ़ा दिया था। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स पे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ग्राफ हमेशा उन्हीं पे होता है। तो लेट्स carefully do it. G. The diagram shows a firm in imperfect competition. Of course, downward sloping demand का when MR है तो imperfect competition है. It changes aim from profit maximizing to sales revenue maximizing. What type of profit will it be making in each case? ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। इंशाल्लाह क्या प्रॉफिट आ रहा है? टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। सर इसका डी होगा। शाबाश। एहतियातन मैं एक बार ये बाकी बच्चों के लिए, आई नो यू नो इट, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि एक बार कंफ्यूज भी करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रॉफिट की ऑप्शन होती है तो हाँ, लेकिन इसमें वो है नहीं। अभी देखते हैं, ये देखो ये आपका ग्राफ आ गया। सर ये वाली नॉर्मल प्रॉफिट है ना पहले तो। अभी देखते हैं कैसे नॉर्मल प्रॉफिट है, अभी देखते हैं। बिल्कुल नहीं है सर है नहीं, लेकिन वो कभी कभार कंफ्यूज करते हैं। हाँ, जस्ट वॉच इट हाउ टू डू इट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग MCMR का इक्विलिब्रियम लें।
ये आपकी आउटपुट आ गई मेरा बेटा। इस आउटपुट पे गए, पहले कॉस्ट आई सी, फिर डिमांड कर्व पे गए, प्राइस बनी ये, तो ये सारा एरिया आपका ABCP एबनॉर्मल प्रॉफिट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू में डिफरेंस। MR0 आपकी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, इस पे हम गए, पहले एवरेज कॉस्ट कर्व आया, हमारी कॉस्ट वही है, और जब हम ऊपर गए तो डिमांड कर्व यहाँ पे है, प्राइस हमारी P1 है, अब एबनॉर्मल प्रॉफिट इतना सा कमा रहे हैं। सो यस, बोथ केसेस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर हो गया इंशाल्लाह? Yes. Excellent. Let's move on to the next wala. Number 12. An airline sets क्या कह रहे हैं जी, एक मिनट, सॉरी, या an airline seats at $100 each 3 months before a flight. अच्छा, an airline sells seats at $100 each 3 months before a flight, at 150 each month before the flight, and 200 each day before the flight. Same flight है, different prices charge कर रहे हैं, तो ये आपके ख्याल में कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? Surprise. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मोनोपोली सप्लायर, बाकियों को रिजेक्ट करते हैं। लिमिट प्राइसिंग टू डिटर एंट्री इन इम्परफेक्ट मार्केट। लिमिट प्राइसिंग इज व्हेन यू चार्ज द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस विदाउट अट्रैक्टिंग न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। इस केस में वो कोई राइवल्स को एंट्री से नहीं रोक रहे, कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं ऑन द डेट्स ऑफ बुकिंग, तो सेम फ्लाइट का डिफरेंट रेट चार्ज हो रहा है, तो ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। CG प्राइस लीडरशिप बाय ओलिगोपोलिस्ट, उसमें कम से कम दो फर्म्स होती, लीडरशिप वाला समझ आ रहा होता है, इसमें तो एक ही फर्म एयरलाइन जो है वो अपनी प्राइसिंग कर रही है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, नॉट लीडरशिप। लीडरशिप इज व्हेन वन फर्म सेट्स द प्राइस एंड द रेस्ट फॉलो। प्राइसिंग वर प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है, प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, ना हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, हमें सिर्फ प्राइसेस दी हुई हैं और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं साफ साफ। क्लियर हो गया है इंशाल्लाह? मतलब वो कह रहे हैं कि प्राइस इक्वल्स एवरेज कॉस्ट वाला नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो ऐसा कोई सीन नहीं है, हमें उसकी कॉस्ट का नहीं पता, तो हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? गॉट इट? Yes. Number 13. What would not be an indication of a divergence between the interests of managers and shareholders of a company? कौन सा ऐसा काम वो कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और डायरेक्टर्स का एम है ग्रोथ, तो जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना आ रहा हो? कहां दोनों के एम्स आपस में कोल्यूड कर रहे हैं? So B. The बी, management शाबाश, salary linked. यस। मैनेजमेंट सैलरीज का लिंक किससे? लॉन्ग रन ग्रोथ ऑफ कंपनीज शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कब बढ़ती है? जब आप प्रॉफिट ज्यादा देते हो, डिविडेंड ज्यादा देते हो, लोग खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है, और मैनेजमेंट सैलरी उससे लिंक्ड है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रही है और मैनेजर्स भी खुश हैं, दोनों का एम में मसला नहीं हो रहा। ठीक है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन जो ऑप्शन 1 है, उससे तो ग्रोथ है, प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स इनएफिशिएंसी, दोनों के एम हर्ट हो रहे हैं। एक्स इनएफिशिएंसी मींस नॉट प्रोड्यूसिंग एट द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व, तो अगर कॉस्ट ज्यादा है, फर्म्स के प्रॉफिट में भी कम हो रही है, शेयर होल्डर्स अनहैप्पी, और ग्रोथ भी अब नहीं हो सकेगी, तो डायरेक्टर्स अनहैप्पी। परचेज ऑफ आर्ट वर्क फॉर कंपनीज हेडक्वार्टर, ये डायरेक्टर्स को खुशी मिल रही है, उन्होंने एक आर्ट वर्क खरीद लिया अपने हेडक्वार्टर के लिए, शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कम हो रहा है, वो खुश नहीं होंगे, इससे प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आएगी। सो टोटली क्लियर इंशाल्लाह? Yes. Sir. Number 4, I wanted to do something like that. Good. Total cost of to a school of employing 10 cleaners is 60 per hour. School estimates that hourly marginal cost of employing an 11 worker cleaner would be $11.50. By how much the hourly wage have to increase to employ an additional cleaner? Hourly wage means wage, average cost of labor. तसल्ली से देखिएगा, 60 दे रहे थे 10 को, 11वां हायर करेंगे, 11.50 देंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स, सिंपल।
इंशाल्लाह ये मैं सॉल्व करवा दूं ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो। सर एक बार ट्राई कर लें पहले आप। सर करवा दें एक बार। हाँ श्योर, लेट मी मेक इट बिगर ताकि वो स्क्रीनशॉट ज़रा अच्छे साइज़ का हो और हम अच्छी तरह इसको समझ सके। ये मैं चाह रहा था इस तरह की अल्लाह करे 2-3 क्वेश्चन और भी आ जाए ना अगले पेपर्स में, ताकि आपको ये ग्लिच जो है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालनी होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ n वर्कर्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 वर्कर, वो चीज़। अब देखो बेटे, हमारे पास उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे पास उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि $60 पर आवर पे 10 वर्कर फर्म ने रखे हुए थे। वो एस्टिमेट करते हैं अगर हम 11वां रखते हैं तो हमें $11.5 उसको देने पड़ेंगे एडिशनल। आवरली वेज कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। तो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर का फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स लेबर। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जी। 10 वर्कर्स को 60 पे रखा हुआ था, 10 इंटू 60 मेरा बेटा $600 वो दे रहे थे। अब जब 11वां रखा है तो उसको दे रहे हैं 11.5 ना बल्कि मैंने थोड़ा सा ये ज्यादा, टोटल की जरूरत नहीं है हमें, टोटल की जरूरत नहीं है। ठहरे 10 वर्कर्स को वो मिल मिला के 60 दे रहे थे, तो उसने ये नहीं कहा कि हर को 60 दे रहे हैं, 10 वर्कर्स को वो 60 दे रहे थे टोटल, और अब 11वें को 11 दे रहे हैं, तो 60 प्लस 11.5 टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर बन गई 71.5। अब वर्कर्स कितने हो गए? 11 डिवाइड करोगे 11 6 66, 11 6 66, 50, $6.5। तो कितने से आवरली वेज बढ़नी होगी? 6 से 6.5, ऑप्शन ए। इंशाल्लाह समझ आ गया या दोबारा बता दूं? सर दोबारा बता। ओके मेरा बेटा, 10 टोटल कॉस्ट उसने दी हुई है, 10 वर्कर्स को दे रहा था $60, ठीक है। 11वां हायर किया तो उसको 11.5 देना पड़ेगा। अब 11 वर्कर्स की टोटल कॉस्ट कितनी है? 71.5। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर में मालूम करनी है टू फाइंड आउट हाउ total wage has to increase hourly wage, total cost of labor over number of workers, L 71.5 over 11 workers। अब 6.5 पर वर्कर वो दे रहा है घंटे के। एवरेज वेज पर आवर कितनी बढ़ रही है? 6 थी पहले, ठीक है ना, 60 over 10 6 दे रहा था ना, अब 6.5 दे रहा है, तो 0.5 से बढ़ रही है। सर वो सही निकला था मेरा। आपका सही निकला था, गुड वर्क, कॉन्फिडेंस से कर दिया करो, कोई इशू नहीं है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, एंड ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े से टॉपिकल्स में से कर लेना। ले लिया। ओके, back to the paper. What would cause a rise in productivity of labor? लेबर की एफिशिएंसी, टोटल आउटपुट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स, आंसर बड़ा हो रहा हो। इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ पेपर। यस, अपने मुलाजिम को मोटरसाइकिल दे दें इंस्टेड ऑफ बाइसिकल, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस से फर्म्स की कॉस्ट बढ़ती है, उसका प्रोडक्टिव लेबर से कोई ताल्लुक नहीं है। राइज इन कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस कम होने से जो भी है उससे हो सकता है डिमांड ही गिर रही हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। राइज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर,
अनस्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होती है, तो वो तो प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. सो ऑप्शन बी, वर्कर्स को अच्छा कैपिटल मिल जाए, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाती है. वेल डन चाल. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 16. Diagram D1 and S are the initial demand supply curves for building workers. If the demand for building workers increases to D2, by how much does the economic rent earned by building workers rise? पहला सोचो, नया सोचो और increase कितना है वो देखो. Economic rent is the area above the supply curve and below the price line. BU. Very good. Let's quickly do it on the other page for kids to benefit. ये देखो जी. Simply above the supply curve आप कह रहे थे, तो फिर RUZ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भी तो अभी देखते हैं. पहले कितना था जी? डिमांड कर्व D1 और सप्लाई कर्व S. हमारा वेज रेट से नीचे नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर ये वाला इकोनॉमिक रेंट का एरिया था. ठीक है इंशाल. अब RUZ ये पूरा बन गया. ठीक है. एडिशन कितना है उसने कहा है? राइज. तो राइज हुआ है UTZX से, ये वाला एरिया एडिशन है, ये सारा ऊपर वाला. ठीक है ना? ट्राइपीजियम UTZX. ठीक है. सो ऑप्शन बी. वेल डन. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चंस. Under which circumstances will a subsidy from the government will be most beneficial if there are externalities from producing good X? एक्सटर्नैलिटीज हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी, उसके हिसाब से देखें कहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव होगा उनको सब्सिडी देना. नेगेटिव के केस में तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी नहीं मेरा बेटा, ये देख लो. डी. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी थी, एक्सटर्नल बेनिफिट्स थे, सब्सिडी दी, प्राइस थोड़ी सी गिरेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा बढ़ेगी. मकसद यही था कि अंडर कंजम्पशन दूर हो, तो इसमें बहुत आसानी से दूर हो जाएगी. सो ऑप्शन डी. वेल डन. Number 17 done जी. Number 18, which tax would help a government to achieve a more equal distribution of income after tax? बहुत आसान है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स कोई होगा, देखिएगा. इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स तो इनकम गैप्स बढ़ा देते हैं. इसका डी होगा. हाँ श्योर, जस्ट गिव मी अ सेकंड. अस्सलाम वालेकुम. I'm in my classes. I'll call him at 11. I've already talked to him कि मैं 11 बजे बात करूंगा आपसे. सॉरी बेटे, इंशाल्लाह दोबारा बताइएगा. डी. हाँ, इनकम टैक्स विद टैक्स फ्री राउंड्स. एक खास लेवल ऑफ इनकम, लोअर इनकम पे उन्होंने टैक्स छोड़ दिया है. उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल रेट है, लेकिन इफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया, बिकॉज पहली कुछ ब्रैकेट जो है एक आधी वो छोड़ दी है, तो बाकी वाले जो हैं वो तो बिल्कुल रिजेक्ट हो रहे हैं. राइट इंशाल्लाह. प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, उसका मार्जिनल रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है. मार्जिनल रेट बढ़ रहा होता है. इस केस में वो कह रहा है जी कांस्टेंट है, लेकिन जब एक स्लैब पे टैक्स फ्री कर दिया तो फिर भी इनकम गैप्स कम हो जाएंगे ना. अंडर $10,000 वालों को टैक्स छोड़ दिया, बाकियों पे लगा दिया, तो फिर भी इनकम गैप्स कुछ कम हो जाएंगी. गॉट इट इंशाल्लाह. Yes. अच्छा, क्वेश्चन है नंबर 19. A country has a population of 100 million. There are 5 million people unemployed and country has unemployment rate of 10%. What is the size of labor force? तो तसल्ली से देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर टोटल वर्क फोर्स इंटू 100. तो हमने इसमें से वर्क फोर्स निकालनी है, पॉपुलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है. 5 मिलियन अनएम्प्लॉयड है,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलता है? नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर वर्कफोर्स इनटू 100। इन सब वैल्यूज को पुट, हाँ बी 5 ओवर 50 इंटू 100 करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 आ गया, मीन्स 50 मिलियन टोटल लेबर फोर्स है, जिसमें से 5 मिलियन जो अनएम्प्लॉयड है वो 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन रहा है। क्लियर? या करके दिखा दूं? आई थिंक यू क्लियर, तो लेट्स मूव ऑन। नंबर 20 विच, एक बार फिर भी कर दें। अच्छा फिर मुझे वो मंगवाने दो, मेरा शायद वो बोर्ड जो है ऑलमोस्ट उसका चार्ज उड़ गया। मैं एक ट्राई करता हूँ, अगर चल गया इस वक्त तो ठीक है, वरना मैं चार्जर मंगवा लेता हूँ। लेट मी क्विकली डू इट, लेट्स सी। बल्कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले लेना। there, ये देखें जी। अब हमने उसने में क्या कहा है? 5 मिलियन अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि 10% बनता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है जी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स इंटू 100। हमने ये लेबर फोर्स निकालनी है। अब इसको फिल करते हैं। वैल्यूज 10% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नंबर अनएम्प्लॉयड कितने हैं? 5 मिलियन दिया उसने डेटा में, ये वाले। और क्या होना चाहिए? ये 5 इंटू 10 50 ऑटोमेटिकली, तो इंटू 100 सॉरी, तो आंसर आ जाएगा आपका 10%। समझ आ गया इंशाल्लाह? सर वो 50 कैसे आया, एक बार बता दें। वो आपने मल्टीप्लाई किया उसे? हाँ जी, उससे मल्टीप्लाई किया, और वैसे भी 4 ऑप्शंस थी ना, उनमें से पुट करके भी देख सकते हो। मतलब अगर मैं 5 ओवर 10 मिलियन करूंगा तो आंसर आएगा 2% लाइक 50% अनएम्प्लॉयमेंट। 5 ओवर 90 मिलियन करूंगा तो कोई थोड़ा सा आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? 50 पे जब डिवाइड किया तो आंसर 10% आया। ठीक हो गया? वैसे भी इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं, मेरी वो इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इस तरह करता हूं। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज करेक्टली लिंक्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स कॉज? बहुत आसान है। सर वो फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल, लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एक जॉब जोड़ी है, दूसरी की तलाश में, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वरना जल्दी मिल जाता। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। साइक्लिकल क्यों होती है? एग्रीगेट डिमांड गिरने से, नॉट डिमांड ऑफ हॉलीडेज, वो सीजनल है। स्ट्रक्चरल के सामने लिखना चाहिए था, या तो कोई इंटरनेशनली कोई गुड ने रिप्लेस कर दिया, या फैशन टेस्ट खत्म हुआ है, या टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। इस केस में उन्होंने लिखा हुआ है टेम्पररी चेंज इन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ये भी सीजनल है। टेक्नोलॉजिकल जनरल डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स, ये साइक्लिकल का उसके सामने लिख दिया है। टेक्नोलॉजिकल में एडवांस इन टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है, तो सिंपली ऑप्शन बी। नंबर 21, GDP growth rate can be calculated using changes in the value of GDP from year to year. Why is real GDP per head considered to be a better indicator than nominal GDP per head for this calculation? सारी बात वो इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर रहा है, तो खुद देख लें। सर ए। Option A, simple as that. So any question bete, any confusion? नो सर। Okay, what does not exist in a free market open economy? फ्री मार्केट है, गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ओपन है, इंटरनेशनल ट्रेड करी, तो क्या नहीं है इसके अंदर? गवर्नमेंट नहीं है बस। सर डी। हाउस होल्ड भी होंगे, फर्म्स भी होंगी, ए और बी रिजेक्टेड। इंपोर्ट पे स्पेंडिंग भी, क्योंकि ओपन इकोनॉमी। इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट नहीं है। शाबाश। सो लेट्स गो ऑन टू नंबर 23। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं ये। इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज टेकन फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम? बेटे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जमा कर लो, और क्या शामिल नहीं करना आपको पता ही है। अनअर्न्ड इनकम्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशंस।
इनकम मेजर ऑफ जीडीपी पे क्वेश्चन है। हमारा मेंटल मैथ बहुत हल्का है करो इसको शाबाश। तो सर वो देख रहा था क्या क्या डालना है। हाँ जी वेजेस, सैलरीज और रेंट और इंटरेस्ट। बिल्कुल, तो वेजेस हैं 8,000, सैलरीज हैं 7,000, 15 हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड पेंशन को छोड़ देंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स हैं अनअर्नड है, इनका कोई ताल्लुक नहीं नेशनल इनकम से, क्योंकि अनएम्प्लॉयड कुछ नहीं बना रहे। और पेंशनर्स एक ज़माने में इन्होंने बनाया था, आज के जीडीपी में उनका कोई हिस्सा नहीं। 15, रेंट 18 हो गया 3 मिला के, और इंटरेस्ट मिला के 20,000, ऑप्शन सी ठीक हो गया इंशाल्लाह। यस ओके जी। व्हाट इज अ पार्ट ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक एनालिसिस? आपको केन्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, आज रात मजीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे बता दें, आपके ख्याल में कौन सा केन्स के बारे में आपने पढ़ा है? सर सी। नो 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 नो, तसल्ली से देखो। स्मॉल वैल्यू डिपेंड्स ऑन एमपीसी, उसके पार्ट ऑफ एनालिसिस में। मैं लिक्विडिटी सर ए है जी। हमने केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन में देखा कि लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में जब बॉन्ड्स बहुत महंगे और इंटरेस्ट रेट कम है, तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिमांड कर्व ऑफ मनी बिल्कुल इलास्टिक हो जाएगा नीचे से, और मनी सप्लाई बढ़े या कम हो, इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होंगे। तो ये केन्स का व्यू था। क्लियर हो गया ना? केन्स का व्यू था ये। यस। व्हाट विल डेफिनेटली इंक्रीज अ कंट्रीज जीएनपी? जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। जो हम पाकिस्तानी फॉरेन से अर्न करके ला रहे हैं, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ऐड कर दो, जो फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं माइनस कर दो। जीएनपी क्यों बढ़ेगा? अच्छा, क्वेश्चन उसने और तरह से पूछा है, सिंपल है। जीडीपी से जीएनपी बनता है, उसको सोचो जी। जेडीपी से बनता है तो फिर तो वो होगा डी ऑफ कोर्स। इनकम टैक्स से भी जीडीपी कम होगा तो जीएनपी भी गिरेगा ऑफ कोर्स। जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी इनकम दिलाते थे ना। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स होगा तो एक और विड्रॉल है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। जीडीपी एग्रीगेट डिमांड, तो जीएनपी भी कम। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एक इंजेक्शन है, जिससे जीडीपी भी बढ़ेगा और अल्टीमेटली जीएनपी भी। नंबर 6 अभी रिसेंटली पढ़ी थी इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड थ्योरी, व्हाट डिटरमिन्स दिस ईयर्स नेट इन्वेस्टमेंट? भूला हुआ मेरे ख्याल में। एक्सेलरेटेड थ्योरी क्या कहती है जी? यस यस यस, सर एक श्योर श्योर श्योर। ये तुम्हारा कुकर सही बांध देता है। सुबह उठाते हैं। क्या बात है इसकी? सर ये नेशनल इनकम से उसका यानी कि डी। डी। सिंपली एक्सेलरेटेड थ्योरी क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन चेंज इन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर आता है, कई गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ती है।
बट इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज एट अ स्लोअर रेट इन्वेस्टमेंट फॉल्स। हमने उसका टेबल किया था, तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। द चेंज इन लास्ट ईयर्स नेशनल इनकम 20 मिनट की वीडियो थी, हमने सिर्फ मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर किया था। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं। हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की बात करते हैं। जब नेशनल इनकम तेजी से बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टाइम्स बढ़ती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर। उसके रिजल्ट में इन्वेस्टमेंट क्योंकि एक इंजेक्शन है, मल्टीप्लायर आता है, यानी नेशनल इनकम कई गुना बढ़ती है। मल्टीप्लायर के रिजल्ट में फिर एक्सेलरेटर आता है। तो ये दोनों चिकन केम फर्स्ट और एग, ये वो वाला सीन है। जब भी नेशनल इनकम तेजी से बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इंजेक्शन आएगा, मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर के रिजल्ट में एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर के रिजल्ट में मल्टीप्लायर। ये एक इन्फिनिट चेन है। बात समझ आ रही है मेरा बेटा? यस। ओके। तो हमेशा मल्टीप्लायर लीड्स टू एक्सेलरेटर एंड देन एक्सेलरेटर अगेन लीड्स टू मल्टीप्लायर। तो नंबर 27, ये हमारा बेसिक एडीएएस मॉडल के ऊपर उसने कुछ क्वेश्चन बताया हुआ है। लेट्स जस्ट सी व्हाट्स इट ऑल अबाउट। जी वो कह रहा है जी, विच डायग्राम शोज एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीज इन एक्चुअल आउटपुट बट अ डिक्लाइन इन पोटेंशियल आउटपुट। आपको अच्छी तरह आना चाहिए, लेकिन देख लें। तो पोटेंशियल आउटपुट होती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स होती है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है ट्रू। कैपेसिटी। इसका आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। एक्चुअल ग्रोथ एंड पोटेंशियल ग्रोथ, उसको माइंड में लगाओ। पोटेंशियल ग्रोथ कम हो रही है, एक्चुअल ग्रोथ बढ़ रही है। सी एक्चुअल आउटपुट इज यूज ऑफ करंट रिसोर्स। एक मिनट वेट दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरशाह ब्लॉक मेरा कोई घर नहीं है जी। अच्छा बेटे, मैं अभी जी, अच्छा गिव मी जस्ट अबाउट 15 मिनट्स, मुझे दोबारा कॉल करते हो, मैं जरा क्लास पढ़ा रहा था, ठीक है? थैंक यू। प्रॉपर्टी डीलर्स पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। जी मेरा बेटा, एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है? जब एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होती है। हम पीपीसी के पॉइंट इनसाइड से टुवर्ड्स पीपीसी आते हैं, उसमें एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट का लिंक है। तो सी में एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रही है, यानी एक्चुअल आउटपुट करंट रिसोर्सेज को यूज करके हम बढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल आउटपुट इज पीपीसी, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का ये जो परफेक्टली इनइलास्टिक पार्ट पे आ जाना। ये अगर बढ़े तो राइट पे शिफ्ट होता है LRS 1 से LRS 2 पे, अगर कम हो तो लेफ्ट। उसने कहा था पोटेंशियल आउटपुट कम हो रही है तो ऑप्शन सी LRS 1 से LRS 2 अंदर शिफ्ट हो रहा है, और एक्चुअल आउटपुट बढ़ रही है AD 1 से AD 2। इंशाल्लाह क्लियर? यस। गुड। लेट्स मूव ऑन क्विकली एंड फिनिश द क्लास नाउ। 3-4 क्वेश्चंस रह गए हैं। ये हो गया जी। व्हाट इज लाइकली टू फॉलो इफ सेंट्रल बैंक सेट्स नेगेटिव इंटरेस्ट रेट? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मींस जो आपके पास पैसा रखेगा उससे गवर्नमेंट पैसा, सेंट्रल बैंक पैसा काटेगा, यानी बैंक्स पैसा काटेंगे, कमर्शियल बैंक्स। इतनी डिफ्लेशन होती है कि वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे भी लोग रख रहे होते हैं, स्टिल उनकी रियल वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही होती है। व्हाट इज लाइकली टू फॉलो?
नॉट रिजल्ट, उसका उसका रिजल्ट बताना है आपने। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर देती है, नेगेटिव कम कर देती है, तो उससे क्या असर आएगा? सर क्योंकि फिर लोग सेव नहीं करेंगे, शाबाश। कंजम्पशन हो जाएगी, तो उसकी फिर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, तो बी इन इंक्रीज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। बाकी रिजेक्ट होते हैं इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रेट हैज नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट रेवेन्यू, दैट इज टैक्सेस। रिडक्शन इन बैंक लेंडिंग, नहीं, इंटरेस्ट रेट इतना कम हुआ है, नेगेटिव है, लोग लोन लेंगे। डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, नहीं, इन्फ्लेशन आएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो वेल डन, इट वाज पुट बिकॉज ऑफ डिफ्लेशन, लेकिन रिजल्ट इसका इन्फ्लेशन है। ठीक हो गया। नंबर 29, the consumer price index fell by 3% in a year, unemployment was regarded as unacceptably high। यानी पहले से महंगाई कम हुई है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज वुड अ गवर्नमेंट बी मोस्ट लाइकली टू अडॉप्ट इन सच सर्कमस्टांसेस? इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाह रहे हो। सर डी। D, reduce income tax together with a cut in rate of interest। Shabash। 30th G, other things being equal, what is most likely to result from an increase in country's interest rate? सर कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो, हॉट मनी आपके मुल्क में आएगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगी, करेंसी अप्रिशिएट करेगी, कंजम्पशन कम होएगी बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है, लोग सेव करेंगे, रिटर्न ऑन सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी कम क्योंकि फर्म्स को ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी लोन्स लेने की। दैट इज इंशाल्लाह एज ऑलवेज अ प्लेजर, यू आर डूइंग सो वेल माशाल्लाह, you're doing so well mashallah। I'm closing the class after saving my recording, so well done।